मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कांड से। विषय इतिहास कक्षा 7 के अंतर्गत आज हम आपको पाठ 1 में इस्लाम का भारत में आगमन विषय पर चर्चा कर रहे थे इससे पहले वाली वीडियो में भी, और उस वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि मिलने और जुलने के क्या क्या फायदे हैं। अरबों से भारतीयों को क्या मिला और भारतीयों से अरबों को क्या सीखने को मिला, इस पर हम इससे पहले वाली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आइए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है तुर्क आक्रमण के समय भारत। तुर्क टॉपिक है तुर्क आक्रमण के समय, आक्रमण के समय भारत। तो बच्चों सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये तुर्क लोग कौन से धर्म को मानते थे। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन का जो विषय है वह है इस्लाम का भारत में आगमन। तो बच्चों इससे भी आप समझ गए होंगे कि तुर्क लोग किस धर्म को मानने वाले थे। तुर्क लोग जो है वो इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, इस्लाम धर्म को मानते थे। ठीक है, तो कौन से धर्म को मानते थे? ये इस्लाम धर्म को मानते थे। तुर्क लोग इस्लाम धर्म को मानते थे। तो इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करने के उद्देश्य से ही कहीं ना कहीं तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया होगा, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। सबसे मूल उद्देश्य जो था वह भारत पर आक्रमण करने का मूल उद्देश्य यही था कि वह इस्लाम धर्म का भारत में प्रचार और प्रसार और फैलाव करे। लेकिन आगे क्या है इस पर हम थोड़ा किताब के माध्यम से, क्योंकि कक्षा छोटी क्लास है, 7th क्लास है के बच्चे हैं, तो किताब से ही हमें चलना होगा जिससे कि आप सही से समझ सके। देखिए ध्यान देगा, उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। ये बात अपने दिमाग में आप रख लीजिएगा कि जब उत्तर भारत में इस्लाम का जब आगमन हुआ था, कौन से हिस्से में? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में जब इस्लाम का आगमन हुआ तो उस समय कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं था। अब आप खुद भी समझ रहे हैं कि जब कोई शक्तिशाली शासक नहीं रहा होगा तो फिर तुर्कों का जो आक्रमण भारत पर हुआ होगा, तुर्क अपने आक्रमण करने में सफल हो गए होंगे और निश्चित रूप से उन्होंने जो है आक्रमण करके भारत में हमारे यहाँ जो राजा थे जो कि शक्तिशाली नहीं थे हैं, तो उन्हें हराना उनके लिए निश्चित रूप से आसान रहा होगा। ठीक है, तो आइए इसी विषय पर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो क्या है, 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष, कब की बात हो रही है? 11वीं शताब्दी के शुरुआत में ही भारतवर्ष 100 से भी अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयों में बढ़ चुका था। कितनी इकाइयों में बढ़ चुका था? 100 से भी अधिक राजनीतिक इकाइयों में बढ़ चुका था। कब तक? 11वीं शताब्दी के प्रारंभ तक। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत जो है वह 100 से भी अधिक राजनीतिक इकाइयों में बढ़ चुका था, अर्थात भारत में छोटे छोटे राज्य बन चुके थे। तो जब छोटे छोटे राज्य बन चुके थे तो उनमें राजा भी उतने शक्तिशाली नहीं होते होंगे और कुल मिलाकर राजा भी छोटे छोटे राजाओं का निर्माण हुआ। कम शक्तिशाली राजा अधिक थे और परिणाम स्वरूप अब आप समझ रहे हैं, जैसा कि हम अध्ययन का विषय है कि तुर्क आक्रमण के समय भारत की स्थिति का
जायजा ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि तुर्क आक्रमण के समय भारत की स्थिति क्या थी कि भारत जो है वो वहां पर ना तो कोई शक्तिशाली शासक था और ना ही बड़े बड़े राज्य थे, छोटे राज्य थे। अतः ऐसी स्थिति में कम शक्तिशाली राजा ही हर राज्य में अपना राज्य करते थे। आइए अब हम चलते हैं, जैसा कि राह आसान हो गई है जो कि हम समझना चाह रहे थे, तो आप बताइए, आप खुद भी समझ रहे हैं कि इन राजाओं को हराना तुर्कों के लिए आसान था। जैसे ही तुर्कों ने इन राजाओं को हराया, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार भी होना आसान था। और यहां तक कि यहां जब तुर्कों ने आक्रमण किया तो तुर्कों ने अनेक मंदिरों को लूटा, अनेक मठों को लूटा, बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर जो है अटैक किया, यानी कि अनेक तरीके से इन्होंने जो है प्रचार प्रसार फैलाया और काफी धन जो है वो इकट्ठा किया। तो चलिएगा इसी पे हम आगे चर्चा बढ़ा रहे हैं। तो राज्यों में विभक्त हो चुका था, जिन पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। इनमें अधिकांश क्या थे? राजपूत थे। इनमें अधिकांश कौन राजा थे? राजपूत राजा थे। राजपूत राजा जो थे अधिकांश थे, और इसलिए इस युग को राजपूत युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश राजा राजपूत थे, इसलिए इस युग को हम राजपूत युग के नाम से भी जानते हैं। आइए अब हम इस पर थोड़ी आगे भी चर्चा बढ़ा देते हैं। तो तुर्क आक्रमण की अब हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आ रहे हैं, तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण यानी कि इससे पहले हमने अध्ययन किया कि तुर्क आक्रमण के समय भारत की कंडीशन क्या थी, इस पर हमने अभी चर्चा की। अब जब भारत की कंडीशन को तुर्क आक्रमणकारियों ने जान लिया, उनकी कमजोरियों को जान लिया, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो चलिएगा, उन दिनों भारत में कई छोटे छोटे राजा और सामंत थे, जैसा कि हम अभी भी अध्ययन कर चुके हैं, बता चुके हैं। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गहरवाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे। यानी कि उस समय ज्यादातर जो है वो कौन राजा थे? राजपूत राजा थे, और इसलिए उस युग को राजपूत युग के नाम से भी जाना जाता है। इसी समय तुर्कों ने, जिनका राज्य ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण प्रारंभ किया। तो चलिएगा, क्या किया? सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया, इसकी भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो है तुर्क शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया, महमूद गजनवी की बात कर लेते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर, मतलब महमूद गजनवी वह पहला तुर्क शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। ठीक, तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनवी। आइए जान लेते हैं। महमूद गजनवी मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। महमूद गजनवी कहां का था? मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का क्या था? स्वामी था। यह राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों या खलीफा के साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे। इनके शासक सुल्तान कहलाए, और इसी कारण उस समय को सल्तनत कहा जाता है। उस समय को क्या कहा जाता है? सल्तनत कहा जाता है। आगे चलते हैं। तुर्क लोगों का पहला बड़ा हमला तब हुआ जब गजनी राज्य के महमूद गजनवी के तुर्क राजा ने भारत पर पहला हमला किया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। आगे चलिएगा। वह भारत में राज्य नहीं करना चाहता था। यह भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये बच्चों आपको समझने की आवश्यकता है कि महमूद गजनवी
कभी कभी प्रश्न ऐसा आ जाता है कि क्या महमूद गजनवी के आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य भारत पर राज्य करना था? नहीं, भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य राज्य करना नहीं था। वह क्या करना चाहता था? वह अधिक से अधिक धन लूट लेना चाहता था। वह अधिक से अधिक धन लूटकर अपनी सेनाओं को शक्तिशाली बनाना चाहता था। इसलिए उसने अनेक मंदिरों पर आक्रमण किए और उनसे माल लूटा, अनेक राजाओं को हराया, उनसे धन लूटा। मतलब वह धन लूटकर अपनी सेना को सशक्त करना चाहता था। वह भारत में राज्य करना नहीं चाहता था। तो यह बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए। तो जब महमूद गजनवी ने राज्य नहीं करना चाहता था, यदि महमूद गजनवी राज्य नहीं करना चाहता था, तो फिर वह भारत क्यों आया? तो मैंने आपको बताया कि वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। क्या बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था? सेना बनाने के लिए। सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। समझ में आया या नहीं आया? यानी कि धन जुटाने की कोशिश कर रहा था कौन? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। ये महमूद गजनवी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक। जो भारत में शासन नहीं करना चाहता था। इसका उद्देश्य भारत में शासन करना नहीं था, बल्कि भारत से अकूत धन लूटकर अपनी सेना को बनाने में, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए धन जुटाना चाहता था। ठीक समझ में आ रहा है? चलेगा, आगे चलते हैं। इस कोशिश से उसने सन 1000 से 1025 तक यह कोशिश करता रहा। कब से कब तक? 1000 से 1025 तक। उसने कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया उसने? 1000 से 1025 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया। किसने किया? महमूद गजनवी ने। क्या उद्देश्य था? धन जुटाना था, धन लूटना था, और उस धन से वह अपनी सेना को मजबूत करना चाहता था, शक्तिशाली बनाना चाहता था। ठीक है। उसने कई राजाओं को हराकर धन पर कब्जा किया, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। अनेक मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा, जिनमें धन दौलत इकट्ठी हुई थी। और इसमें सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है, जैसा कि आपने कभी भी सुना होगा लेकिन नहीं सुना है तो जानकारी आप रखें, सोमनाथ का जो मंदिर था, सोमनाथ का मंदिर, तो सोमनाथ के मंदिर पर जो है, ठीक है, उसने 1025 ईस्वी में जो है वो आक्रमण किया। यानी कि सोमनाथ के मंदिर पर कौन सा वह तुर्क शासक था जिसने 1025 में आक्रमण किया? तो वह था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कौन था? एक तुर्क शासक था। और वह भी कौन सा शासक था? वह पहला तुर्क शासक था जिसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। ठीक, मैं समझता हूं कि समझ में आ रहा होगा।
और ध्यान दीजिएगा तो सोमनाथ का वह मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है जिस पर उसने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया। यह आक्रमण जो उसका बहुत प्रसिद्ध आक्रमण के नाम से जाना जाता है। तो अब थोड़ा सा सोमनाथ मंदिर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, तो सोमनाथ का मंदिर कहां पर स्थित है? तो बच्चों ये बात आप जान लें कि भारत का एक राज्य है, गुजरात राज्य है, सौराष्ट्र जगह है, वहां पर सोमनाथ का मंदिर स्थित है। किस राज्य में है सोमनाथ का मंदिर? भारत के गुजरात राज्य में है। आपको यही जानना पर्याप्त है। गुजरात राज्य में सोमनाथ का मंदिर स्थित है। यह बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और ठीक है, आगे चलते हैं। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कितने ज्योतिर्लिंगों में से एक है? 12 ज्योतिर्लिंगों में से, 12 ज्योतिर्लिंगों में से, ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। आधुनिक मंदिर का जो निर्माण किया था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जो आधुनिक मंदिर, इस समय जो मंदिर दिखाई